Welcome to my channel Himani Marico's Study Point. Today topic is Introduction of Human Physiology. Introduction of Human Physiology में हम बेसिक डेफिनेशन और ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी को जो है वो डिफाइन भी करेंगे और इनको बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे। इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। एनाटॉमी के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction of Physiology. The term physiology is a combination of two Greek words. Physiology क्या है? ग्रीक के दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, फिजी एंड लोगोस। फिजी मीन्स होता है नेचर एंड लोगोस मीन्स होता है साइंस या स्टडी। तो डेफिनेशन क्या हो गई? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी. इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी. ह्यूमन बॉडी के जो जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम जो है वो लिविंग थिंग्स की डीपली स्टडी करते हैं कि ये कैसे एक तरह से एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, इनका कैसा एक लिंक है एक दूसरे से। इस सब की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। नाउ स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। मैंने यहाँ पर फिजियोलॉजी की सिर्फ 10 ब्रांचेस लिखी हैं, जबकि फिजियोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कोई और ब्रांचेस का पता है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनके अलावा आपको और कौन कौन सी ब्रांच का पता है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके डिफाइन भी करते हैं और साथ में इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। फर्स्ट, अप्लाइड फिजियोलॉजी। सेकेंड, क्लिनिकल फिजियोलॉजी। थर्ड, न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी। फोर्थ, न्यूरो फिजियोलॉजी। फिफ्थ, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। सिक्स, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सेवन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एट, पैथोफिजियोलॉजी। नाइन, सेलुलर फिजियोलॉजी एंड द लास्ट, रेनल फिजियोलॉजी. The first branch of human physiology is a applied physiology. अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की और उनकी जो डिटेल है उनके बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कितना फंक्शन जो है वो डेली परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी स्टडी जो है हम अप्लाइड फिजियोलॉजी में करते हैं। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? Applied physiology is the study of biological systems and steps into practice is called applied physiology. The second branch of human physiology is a clinical physiology. Clinical physiology भी applied physiology जैसी ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। applied physiology के अंदर सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम्स की स्टडी की जाती है और उनकी प्रैक्टिस को देखा जाता है और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग देखी जाती है। जबकि क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर हम जो वो पेशेंट का टेस्ट परफॉर्म करके ये क्लियर करते हैं कि इसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, इसके अंदर कितनी चेंजेस डेवलप हुई है या इसको कितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी स्टडी जो है वो हम क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? Clinical physiology is a diagnostic specialty to which patients are referred to undergo specialized tests of functions of the heart, blood vessels, lungs, kidneys and gastrointestinal tract and other organs. For example, ह्यूमन हार्ट के अंदर अगर कोई रिदम चेंज हुआ है, ह्यूमन हार्ट की कोई जो अबनॉर्मेलिटी डिसीज़ हो गई है या फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसी तरह ब्लड वेसल्स जो है वो उसके अंदर कोई जो वॉल है वो चेंज हो गई है या जो लंग्स है उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी आ गई है या किडनी के अंदर स्टोन हो गया है, तो जो ये जितनी भी सारी स्टडी है इसको हम क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी। जैसा कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए और काम करने के लिए और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड से ही एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बॉडी दिन में 3 या 4 बार खाना खाती है
और जो वो फूड है वो लार्ज वॉल्यूम के अंदर मीन्स लार्ज पॉलिस्टोज के अंदर जो है वो ह्यूमन बॉडी अपने अंदर इनटेक करती है। हम बड़े बड़े फूड के निवाले जो है वो मुंह में डालते हैं और जो हमारा माउथ है और जो दांत है उसकी मदद से जो वो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और फिर ये जो छोटे छोटे टुकड़े जब स्टमक के अंदर जाते हैं तो वो उस खाने को सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें फिजियोलॉजी का ही एक फंक्शन नज़र आ रहा है। माउथ जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और जो स्टमक है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो फूड से एक बड़े लार्ज पॉलिश फॉर्म के अंदर जो खाना है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और वो एनर्जी जो है वो उसमें से निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें फिजियोलॉजी का जो है वो एक फंक्शन नज़र आता है। एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड से ही मिलती है और फिर इनको जो है वो यूटिलाइज करती है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है। फूड जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट हुई है वो ब्लड के अंदर जाएगी और ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। अब ये तो हमें जो है वो एक नॉर्मल न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी नज़र आ रही है कि जैसे फूड आई फिर उसके बाद वो कंज्यूम हुई और हमारे बॉडी को जो है वो एनर्जी मिली। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से खाना लेते हैं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉर्मल परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर जो खाना है वो सही ना लिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जाए या ज़रूरत से कम ले लिया जाए, या जो खाना है जो हम ले रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी ले रही है वो ठीक ना हो तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी में डिसीज हो जाएगी, इनबैलेंसमेंट आ जाएगी, तो फंक्शन के अंदर जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी डील्स विद हाउ द बॉडी एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड, how obtain the needed energy, utilize nutrition and all is related to health and disease is called a nutrition physiology. The next branch of physiology is a neurophysiology. Neurophysiology is a combination of two Greek words neuro and physiology. न्यूरो का मतलब होता है नर्व सिस्टम से रिलेटेड या नर्वस सेल से रिलेटेड एंड फिजियोलॉजी उनका फंक्शन है। तो इसके अंदर जो भी जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी क्या क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस तरह न्यूरोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड अ न्यूरोफिजियोलॉजी। The next branch of human physiology is a cardiovascular physiology. कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी भी 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कार्डियोवैस्कुलर एंड फिजियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स एंड फिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन हार्ट है और ब्लड वेसल्स के फंक्शन के बारे में जो स्टडी है इसको हम फिजियोलॉजी कह सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर हम हार्ट के बारे में डीपली स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है, ये सब हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फंक्शन में कैसे जो है वो ह्यूमन हार्ट पंप करता है, कितने नंबर ऑफ बीट्स हैं जो उसके पर मिनट जो है वो पंप हो रहे हैं और उसमें से कितना जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड है और कितना ब्लड जो है वो उसमें से पास आउट होकर आर्टरीज के अंदर वेसल्स के अंदर जा रहा है और फिर जो है वो उसके बाद जो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और अगर उसके अंदर कोई डिसअबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो वो फिर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर चली जाएगी। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर की फिजियोलॉजी में हम सिर्फ ह्यूमन हार्ट के फंक्शन और ब्लड वेसल्स के जो फंक्शन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड अ कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है
इसके अंदर जो है वो लंग्स के बारे में और एयर पैसेज है उसके बारे में स्टडी की जाती है कि कैसे जो है वो फ्लो ऑफ होती है और कैसे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके पास आउट होती है, और जो एयर है वो कैसे ब्लड के अंदर जाकर अब्जॉर्ब होती है, और ऑक्सीजन जो है वो कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ह्यूमन बॉडी से रिलीज हुई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला ऑर्गन है वो है लंग्स। लंग्स जो है वो कैसे रेस्पिरेशन के अंदर परफॉर्म करता है, कैसे वो फंक्शन करता है, ये सब हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एयर पैसेज वेव्स एंड लंग्स इज कॉल्ड अ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। जैसा कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये एक्सरसाइज या एक्टिविटीज से ही रिलेटेड होगी। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें जो दिन में कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और वो सिर्फ दिन में कोई काम करता है और फिर रेस्ट करता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का और जो फंक्शन है मसल्स के, उसके बोन्स का जो फंक्शन है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगा जो दिन में 2 से 3 घंटे जो है वो एक्सरसाइज करता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले पर्सन का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके जो मसल्स की एक्टिविटीज़ है वो इस काम के लिए बने हुए हैं कि वो इतना काम कर सकते हैं, वो इतना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर उनके ऊपर थोड़ा सा लोड और डाल दिया जाए तो उनके अंदर उसको बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। लेकिन उसके अपोजिट में हम दूसरे पर्सन को देखें जो बिल्कुल कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है और वो थोड़ा सा काम करके थक जाता है, तो उसके जो मसल्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। और ऐसे ही हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता है और वो अचानक से सोचता है कि अब उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करेगा और फिर 3 से 4 दिन जो वो एक्सरसाइज नहीं करता है और फिर 3 से 4 दिन के बाद वो फिर से एक्सरसाइज करता है 3 से 4 घंटे तक। तो ऐसे में क्या है, उसको डिसीज़ हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा, उसका जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, उसके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसके अंदर क्या हुआ कि उसमें जो फंक्शन परफॉर्म करने की जो एक्टिविटीज़ है, जो उसका मसल्स है वो काम करने छोड़ गई हैं, मतलब उसके मसल्स कमज़ोर हो गई हैं। अगर वो इनको ना देखें, वो अपनी थकावट को ना देखें और अपने मसल्स को जो है वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, तो उसके जो मसल्स हैं वो फिर से दोबारा उसी हालत में आ जाएंगे, मतलब कि वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हम यही सारी चीज़ें देखते हैं कि जो सेल है और जो ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन्स फंक्शंस ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड अ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने से जो है उस सेल के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगी, और ऑर्गन्स हैं जो उनकी फंक्शन परफॉर्म करने की जो है वो फंक्शन परफॉर्मेंस के अंदर जो भी चेंजेस आएंगी, ये सारी चीज़ें हैं वो हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी। यह भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पैथो और फिजियोलॉजी। पैथो का मतलब होता है डिसीज से रिलेटेड, किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड या किसी भी डिसफंक्शन से रिलेटेड, और फिजियोलॉजी का सेम वही मीनिंग है, फंक्शन। तो यहाँ पे पैथो हो गया, साथ में डिसऑर्डर, तो फिजियोलॉजी क्या है? वो फंक्शन है। तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डिसीज से रिलेटेड है। जैसा कि अभी हमने 7 ब्रांच के अंदर ये देखा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हमने ये बात की कि एक नॉर्मल पर्सन और एक एक्सरसाइज करने वाले पर्सन दोनों की जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है और उनके सेल की जो शेप है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसी तरह अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल पर्सन है जो उसके एक्टिविटी में उसके सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट है और एक अब नॉर्मल पर्सन की जो है वो डिफरेंट है।
फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन है जो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो उसका सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर वो अचानक से शुरू कर लेता है तो उसका जो मसल्स हैं वो स्पैम की हालत में अंदर चली जाएंगी, और जो स्पैम है वो क्या एक डिसीज है, एक डिसऑर्डर है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल सेल है तो उसका जो ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन है वो परफॉर्म इजीली हो रहा है, वो एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेल अपनी ग्रोथ से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है तो वही सेल जो है वो कैंसर में बदल जाती है। तो कैंसर क्या है, वो एक पैथोफिजियोलॉजी है। इसी तरह चेंजेस जो है वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो चेंजेस आ जाती है वो चेंजेस जो है वो डिसीज में आ जाती है। इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज एंड एजिंग इज कॉल्ड अ पैथोलॉजी। मतलब ये हुआ कि बीमारी की वजह से और उम्र बढ़ने की वजह से जो चेंजेस आती है उन चेंजेस को हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, और उनकी जो है वो उनको क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज सेलुलर फिजियोलॉजी। सेलुलर फिजियोलॉजी भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सेलुलर एंड फिजियोलॉजी। सेलुलर का मतलब होता है सेल से रिलेटेड, एंड फिजियोलॉजी का सेम वही मीनिंग है, फंक्शन। सेलुलर फिजियोलॉजी के अंदर सेल फिजियोलॉजी और उसके फंक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो सेल है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके अंदर जो है उसके कंपोनेंट्स हैं जो कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर हम सेल को जो है देखते हैं, जो सबसे उसकी ऊपर वाली कवरिंग है ऑटो मेम्ब्रेन, जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो सेल को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। वो प्रोटेक्शन क्या हो गई, उसकी एक फंक्शन हो गई, उसकी एक ड्यूटी हो गई। और फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल के अंदर सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड कर रहा है, सेल को जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसकी ऑर्गेनेल्स को जो है वो जिंदा रखने के अंदर अपना एक रोल प्ले कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन हो गया। और फिर न्यूक्लियस जो है वो एक मेन रोल है ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए, और जनरेशन को जो है वो जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी तरह सेम माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि फूड से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो है वो एक फंक्शन हो गया। इसी तरह उसके अंदर राइबोसोम है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री है, तो इस तरह राइबोसोम का भी एक फंक्शन हो गया। हर ऑर्गन्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है, वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसी तरह इस परफॉर्मेंस को जो है हम सेलुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी ऑर्गन अपना काम करना या अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पैथोफिजियोलॉजी आ जाएगी उसके अंदर। और जो सारा का सारा काम है या जो वो सेल की पूरी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगी। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसकी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर फिजियोलॉजी। तो सेलुलर फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, सेल फिजियोलॉजी इज द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन अ सेल टू कीप इट अलाइव इज कॉल्ड अ सेलुलर फिजियोलॉजी। इसके अंदर सेल की जो है वो बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है, उसके कंपोनेंट्स एक्टिविटी को देखा जाता है। ऐसे कंपोनेंट जो सेल को जो है वो जिंदा रखे हुए हैं, जब वो सेल को जिंदा रखेंगे तो ही जो है वो सेल मिलकर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगी, और जो वो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, एक परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगी जो सेल को अच्छी हालत में काम करने के लिए प्रोवाइड करवाएगी। द लास्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ रीनल फिजियोलॉजी। रीनल कहते हैं किडनीज को। किडनीज से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है उसको हम रीनल फिजियोलॉजी कहते हैं। किडनीज का क्या काम है, किडनी ब्लड को और वाटर को जो है दोनों को सीक्रेट करने का
नेफ्रॉन के अम्ल से जो है वो यूरिन बनाने का एक काम करती है। तो ये क्या हुआ कि उनका एक नॉर्मल फंक्शनिंग हो गया ये। तो नेफ्रॉन जो है इसके अंदर जो यूनिट है किडनी का, जो कि जिसके बिना रीनल फिजियोलॉजी इनकम्प्लीट है, तो ये हो गई उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग कि किडनी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन अगर जो है किडनी के अंदर कोई स्टोन आ जाता है या फिर कोई नेफ्रॉन है जो खराब हो जाता है, तो क्या हुआ कि पूरी किडनी डिस्टर्ब हो जाएगी। यूरिन का जो अम्ल है वो भी रुक जाएगा, उसके अंदर जो है वो डिसअबनॉर्मेलिटी या अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये जो अबनॉर्मेलिटी है ये हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, बट रेनल फिजियोलॉजी के अंदर जो है हम सिर्फ किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि किडनी जो है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, कैसे जो है वो ब्लड को और वाटर को यूरिन में कन्वर्ट करती है। ये सब हम रेनल फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो रेनल फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड आ रेनल फिजियोलॉजी। मतलब किडनी के बारे में या किडनी के फंक्शन के बारे में जो भी जितनी भी स्टडी होती है इसको हम रेनल फिजियोलॉजी कहते हैं।